नमस्कार, मैं विभा उपाध्याय आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान बेहद परिश्रमी होते हैं। वे खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं, जो अनाज, फल और सब्जियां उगाते हैं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था का लगभग समूचा भार इन्हीं के कंधों पर है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई, रोचक और लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ होते हैं। तो चलिए, कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है अन्नदाता के आज के कार्यक्रम में। बाजरा की सफल खेती पर किसान का अनुभव। प्याज की फसल लगाकर किसान कमाए अच्छी आय। देश के अलग अलग हिस्सों में अब किसान परंपरागत खेती से हटकर आधुनिक तरीके से खेती करते नजीर पेश कर रहे हैं। अपने प्रदेश के जिला जयपुर गांव बलेखन के सफल किसान बनवारी लाल यादव बाजरे की सफल खेती करके अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं और क्षेत्र में किसानों के लिए प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं। तो आइए जानते हैं सफलता की कहानी उन्हीं की जुबानी। भारत दुनिया का अग्रणी बाजरा उत्पादक देश है। बात करें अपने राज्य की तो यहाँ बड़े पैमाने पर बाजरा की खेती होती है। ये प्रदेश की मुख्य खाद्यान्न फसल होने के साथ साथ पशुओं के पौष्टिक चारे का अच्छा खासा स्रोत भी है। इनके दानों में पोषण की दृष्टि से देखा जाए तो अधिक प्रोटीन और वसा के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट, खनिज तत्व, कैल्शियम, कैरोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसकी खेती बहुत कम लागत में आसानी से करके अच्छा खासा लाभ कमाया जा सकता है। और कुछ ऐसा ही कर दिखाया एक किसान भाई ने, जिन्होंने अपनी सूझबूझ और कठिन मेहनत से बाजरे की खेती में सफलता हासिल कर अच्छा खासा लाभ कमाया। तो आइए मिलते हैं उन्हीं से और जानते हैं उनके अनुभव के बारे में। सबसे पहले 7 बीघा बाजरा की फसल के लिए हमने उसमें पड़ाव किया। पड़ाव करके 3-4 रोज बाद में इसमें पिलाव काटे। पिलाव काटने के बाद में 3-4 रोज बाद में इसमें बासियाल दी। बासियाल दे के उसमें ज़मीन को तैयार करके और फिर उसमें एक थोड़ा खाद डाला। खाद वाद डाल के फिर दोबारा बासियाल दे के बारिश आते ही हमने बाजरा की फसल बुआई कर दी। और उसमें 10-15 रोज बाद के अंदर उसमें एक पानी दिया और पानी देने के बाद में फिर बारिश आ गई। बारिश आने के फिर 20-25 रोज बाद में उसमें खरपतवार की और गुजाई करके उसमें यूरिया खाद डाला। यूरिया खाद दे के उसमें बारिश चालू थी, तभी उसमें बहुत अच्छी फसल बढ़ गई। बारिश से ही ये फसल पक्के तैयार हो गई। बाजरे की खेती से ये किसान भाई कड़ी मेहनत और सही प्रबंधनों को समय समय पर अपनाएं, जिससे इनकी फसल अच्छी तरह से तैयार हुई। बाजरे की तैयार फसल की कटाई करें और इसके बाद इसे धूप में सुखाएं। अच्छी तरह सूखने के बाद थ्रेसिंग करें, जिसमें इन्हें अच्छी गुणवत्ता के दाने और चारा मिले। अब जानते हैं ये किसान भाई बाजरे में खेती में कितनी लागत लगा चुके हैं और वो किस प्रकार है। बाजरे की फसल का खर्चा, ट्रैक्टर का खर्चा है, पिलाऊ, बास, सियाल करीब 5,500 रुपये, बिजाई 5,500 रुपये का खर्चा और खाद का खर्चा करीब 2,000 रुपये का है इसमें। और बीज का करीब 2,500 रुपये का खर्चा है। 1.5 किलो की एक थैली, इसलिए मैं 2,500 रुपये 5 थैली लगी थी बीज की और उसमें 2,500 रुपये का खर्चा हो गया। अब जानते हैं कि इन किसान भाई को बाजरे की सफल खेती करने में कितनी लागत आई और कितनी आमदनी हुई और शुद्ध मुनाफा भी आखिर कितना मिला। चलिए जानते हैं इन्हीं की ज़बानी। बाजरा करीब 20 कुंटल बाजरा 40,000 रुपये का हो गया और इसमें करीब 16,000 की कड़वी हो गई और उसमें 56,000 रुपये का हो गया, टोटल हो गया। इसमें से 42,000 रुपये बचत आ गई इसमें। और जैसे लमसम ट्रैक्टर का खर्चा था वो 14,000 का, बिजली का बिल, पास, सियाल, पिलाऊ, ये सभी 14,000 रुपये का खर्चा, खाद सब 14,000 रुपये के लगे थे इसमें अंदर। और 56,000 रुपये का टोटल बाजरा और कड़वी के पूड़े
दोनों हो गए। इसमें से खर्चा हुआ करीब 14,000 रुपये का, और इसमें 14,000 रुपये खर्चा होने के बाद में हमारे 42,000 रुपये की बचत हो गई। तो ये फसल अच्छी और बड़ी अच्छी रहती है, और बारिश से ये फसल तैयार हो जाती है। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई बहुत सारी उपयोगी जानकारी के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। प्याज की खेती खरीफ एवं रबी दोनों ही मौसमों में की जाती है, और जिन किसानों ने रबी मौसम में इसकी खेती करने के लिए नर्सरी डाली है, उनकी पौध रोपाई के लिए तैयार हो गई है। तो प्याज की तैयार स्वस्थ पौध की खेत में रोपाई कैसे करें, इसकी विस्तार से जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ रतनदीप सोनी। किसान भाइयों, रबी प्याज की खेत की तैयारी करना का समय है। खेत तैयार करें और उसके बाद तैयार नर्सरी की रोपाई भी करना होगा। सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूँगा कि रबी में मुख्य रूप से एग्री फाउंड डार्क लाइट रेड और एग्री फाउंड वाइट किस्म जो है, इसके अलावा अर्का कीर्तिमान, साथ ही साथ पूसा रेड एंड पूना रेड, अर्का लालिमा, कुछ ऐसी किस्में हैं जो उन्नत किस्में हैं प्याज की, जिनके से हम अधिकतम पैदावार ले सकते हैं। और रबी में इनकी पैदावार लगभग 300 कुंटल से लेके 325-350 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक पैदावार ली जा सकती है प्याज की। तो खेत की तैयारी के लिए कम से कम 2 या 3 बार बखर चलाना पड़ेगा। क्रास में चलाएं, खेत को भुरभुरा बनाएं। एक बार बखर चलाने के बाद दोबारा, चूँकि घास खेतों में बड़ी हो गई होगी, खेत की तैयारी करने के बाद पाटा लगाएं। किसान भाइयों, रोप लगाने के साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि जिस ज़मीन में हम खेत तैयारी किए हैं उसमें गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद या नाडेप्टा की खाद अथवा वर्मी कंपोस्ट खाद का उपयोग अवश्य करना चाहिए। इसकी मात्रा 10 कुंटल प्रति हेक्टेयर से लेके 50 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक हो सकती है। इसके बाद इसमें पोषक तत्वों की भी आवश्यकता पड़ती है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास का जो मात्रा होगी प्रति हेक्टेयर के हो गए 125 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो स्फुर माने फास्फोरस तथा 125 किलो के लगभग पोटास तत्व की आवश्यकता पड़ेगी। इसका म्यूरेट ऑफ पोटास और फास्फोरस, इसके साथ ही यूरिया की मात्रा लगभग 1 कुंटल मिला के बिखेर के लगा सकते हो। खेत की तैयारी करें। फिर जब 25 दिन बाद अपन करेंगे तो उसमें हमें फिर यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करना पड़ेगा। जो हमने आधी मात्रा बचा रखी है, यूरिया का टॉप ड्रेसिंग करके देंगे और सिंचाई करके देंगे, ये ध्यान रखना है। किसान भाइयों, प्याज की स्वस्थ पौध का उपचार कर वैज्ञानिक तकनीक से पौधरोपण किस तरह से करना है, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। जो नर्सरी जो लगा रखी होगी आपने, तो उनका रोपने का जो टाइम है ये आपका अक्टूबर महीने से लेके दिसंबर महीने तक रोप सब कर सकते हैं। लगभग 35-40 दिन तक की रोप प्याज की लगाने लायक अच्छी तरह से हो जाती है यदि उसको सही ढंग से नर्सरी तैयार कर ली जाए। रोप उखाड़ने के बाद उसकी कुछ जड़ें टूटती हैं जिनमें फफूंद जनित रोगों का प्रादुर्भाव होना स्वाभाविक बात है। तो रोप उखाड़ने के बाद उसकी सफाई करके, मिट्टी सफाई करके, और उस रोप को कार्बेंडाजिम 50 WP के घोल में, जो 2 ग्राम से लेके 3 ग्राम प्रति लीटर पानी का घोल तैयार करके उसमें 15 मिनट से लेके आधा घंटे तक डुबो के उसके बाद खेत में रोपाई करना है। और ऐसा करने से फफूंद जनित रोगों का प्रादुर्भाव रोप में नहीं पड़ेगा, जिसके वजह से फफूंद जनित बाद में लगने वाले रोग का प्रभावी नियंत्रण होता है और हमारी फसल खराब होने से बच जाती है। और उसके बाद क्यारी बना के रोप लगाना है। रोप जो लगाना है 6 इंच कतार से कतार की दूरी होना चाहिए, माने 15 सेंटीमीटर, और पौधे से पौधे की दूरी 4 इंच माने 10 सेंटीमीटर करीब रखना पड़ेगा। ऐसा करके हम यदि रोप लगाते हैं तो प्रति पौधे से के बीच की जो दूरी है वो आदर्श होगी, और ऐसी दूरी रखने पर प्याज के कंदों में बढ़वार अच्छी होती है और औसत पैदावार अधिकतम मिलती है। किसान भाई, इस बीच का भी ध्यान रखना है। इसके अलावा प्याज की उचित बढ़वार के लिए खरपतवार नियंत्रण करते हुए फसल की सिंचाई कैसे करना है, आइए जानते हैं। रोप
लगाने के बाद करीब जब 20 से 25 दिन हो जाएं, उसके बाद कुछ न कुछ खरपतवार खेत में उग आते हैं, तो उनको निराई गुड़ाई करके खरपतवार मुक्त खेत करना चाहिए। और उसके बाद ऐसा करके हम खरपतवारों का, उगे हुए खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं। पानी उतने देना है फसल में जितना कि मिट्टी अवशोषित कर ले, भरा हुआ पानी नहीं चाहिए, नहीं तो आपके प्याज की फसल में फफूंद जनित रोगों का प्रादुर्भाव तेज़ी से होगा। किसान भाइयों, पूरी व्यवस्था के साथ आप प्याज की फसल लगाएं ताकि रोग मुक्त रहे, कीट मुक्त रहे, खरपतवार से मुक्त खेत रहे और आपकी प्याज की फसल से आप अधिकतम पैदावार ले सकें। सर, पशुपालक पशु खरीदने के मामले में ठगी और धोखाधड़ी के शिकार हो जाते हैं। बिचौलियों के चक्कर में फंसकर किसान महंगे दामों पर गाय भैंस तो खरीद लेते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि पशु से उतने दूध का उत्पादन नहीं हो रहा जितना बिचौलिए या फिर व्यापारी ने बताया था। तब किसान अपने को ठगा सा महसूस करता है। इस समस्या से बचने के लिए एक किसान भाई पशु खरीदने से पहले जानकारी चाहते हैं, तो पहले मिलते हैं उन्हीं से। भैंस बाहर से ही लेके आता हूँ, बाहर से ही जाता हूँ, लेकिन ये पता नहीं कि दूध के अंदर भैंस कैसी हो, ये पता नहीं, और कौन सी नस्ल की भैंस है, दूध में सही है या नहीं है, ये कौन सी गाय भैंस इसमें नस्ल की होनी चाहिए, और मेरे को ये मुनाफा हो, ये अच्छी भैंस हो और इसमें अच्छा दूध दे, ये कौन सी नस्ल की भैंस हो खरीदो। किसान भाइयों, आप दुधारू पशु खरीदते समय कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखें, इस बारे में जानते हैं डॉक्टर AK वर्मा से। किसान भाइयों, पशुपालन आज के समय में किसानों की आय को बढ़ाने में बहुत बड़ा महत्व रखता है अपना, तो इसलिए आजकल पशुओं की जो कीमत है वो बहुत अच्छी है। इसलिए उनकी जब हम खरीदारी करते हैं तो उसके लिए ये आवश्यक हो जाता है कि हम अच्छे पशुओं की पहचान कैसे करें। पशु का जो आगे का हिस्सा है, आगे से पीछे की तरफ वो चौड़ा होना चाहिए, इसको तिकोने आकार का बोलते हैं। ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी चाहिए। और साथ ही साथ हमें ये देखना चाहिए कि जो भी दुधारू पशु है उसमें उसके ऐन में जो कुछ दूध की नशें होती हैं उनका उभार अच्छा होना चाहिए। जिन पशुओं में उभार अच्छा पाया जाता है वो दुधारू पशु होते हैं। और साथ ही साथ एक उनके पेट के पास से एक नस गुजरती है जिसको दुग्ध नलिका बोलते हैं, वो उसका उभार अच्छा होना चाहिए। ये इस चीज़ का प्रतीक होता है कि पशु में दूध उत्पादन करने की क्षमता बहुत अच्छी है। और साथ ही साथ हमें जो पशु के थन हैं उनके बारे में विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आजकल थनैला की बहुत बड़ी समस्या होती है, उसकी वजह से पशु के थनों में खराबी हो सकती है। तो ऐसा पशु आगे आने वाले समय पर आपको अच्छा उत्पादन नहीं देगा। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना होता है। साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि पशु में जो उत्पादन की क्षमता होती है वो उनकी उम्र के अनुसार घटती रहती है। सामान्यतः जो पशु हैं उनका सबसे अच्छा उत्पादन दूसरे या तीसरे ब्यात से स्टार्ट होता है, उसके बाद लगभग 7वें ब्यात तक उनका जो उत्पादन है वो अच्छा रहता है, उसके बाद में कम होने लगता है। दुधारू पशु खरीदते समय आप पशु को किसी विश्वसनीय जगह या किसी सरकारी संस्था से खरीदें ताकि आप किसी प्रकार से ठगी के शिकार नहीं हो सके। पशु 1 या 2 ब्यांत वाला ही खरीदना चाहिए और पशु खरीदते समय पशु का दूध निकलवा कर देखना चाहिए कि पशु कितना दूध दे रहा है। तो किस तरह से हम पशु की उम्र के बारे में आइडिया लगा सकते हैं, कैसे जान पाएंगे? तो इसके लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तरीका होता है कि पशु के जो निचले जबड़े में दांत निकलते हैं वो 4 जोड़े होते हैं, तो इसमें ये एक फिक्स उम्र पर निकलते हैं। जैसे पहला जोड़ा जो दांतों का है वो लगभग 21 महीने की उम्र पर निकलता है, दूसरा जो जोड़ा होता है दांतों का वो लगभग 2.5 साल की उम्र पर निकलता है, और तीसरा 3 साल की उम्र में, और चौथा 4 साल तक की उम्र में। तो इस तरह से हम पशु की उम्र के बारे में आइडिया लगा लेते हैं। साथ ही साथ एक दूसरा मेथड है कि पशु के जो सींग होते हैं उस पर छल्ले बनते हैं, उसके आधार पर भी हम इसके उम्र का गणना कर सकते हैं। और इस तरीके में क्या होता है कि पशु की जो छल्ले निकलने का समय होता है वो 3 साल की उम्र पर पहला छल्ला निकलता है, और उसके बाद प्रतिवर्ष एक छल्ला उसमें जुड़ता रहता है। तो इस तरह से इसका एक फार्मूला होता है, जितने छल्लों की संख्या है प्लस उसमें 2 जोड़ दें तो पशु की उम्र के बारे में आप
आइडिया लगा सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे लोग किसी को धोखा देने के चक्कर में सींगों के ऊपर उनकी सफाई करवा देते हैं, तो इसकी वजह से ये मेथड कई बार विश्वसनीय नहीं हो पाता है। इस तरह से आप पहचान करके एक अच्छा दुधारू पशु को खरीद सकते हैं और आपको किसी भी तरह से उसमें नुकसान होने का कोई चांस नहीं होगा। आगे और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर टिकी है आपकी खेतीबाड़ी और इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत मौसम विज्ञान विभाग कोटा द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर किसानों को सलाह दी जाती है कि गेहूं के अंकुरण के लिए उपयुक्त तापमान है, अतः किसान गेहूं की बुआई करें। किसानों को खरीफ फसलों के अवशेषों को न जलाने की सलाह दी जाती है। परिपक्वता अवस्था में धान की कटाई करें। चारे की फसल के लिए बरसीम की बुआई कर सकते हैं। बरसीम की उन्नत किस्मों में मिस्काबी, वर्धन ले सकते हैं। बुआई के लिए 6 से 7 किलोग्राम बीज प्रति बीघा प्रयोग करें। चारे की अधिक उपज के लिए बुआई से पहले 5 किलोग्राम नाइट्रोजन और 8 किलोग्राम फास्फोरस प्रति बीघा दें। परजीवी और संक्रामक रोगों से जानवरों की सुरक्षा के लिए किसानों को स्टॉक यार्ड में साफ सफाई बनाए रखना चाहिए। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है गांव देवलिया, जिला प्रतापगढ़ से त्रिदेव राठौड़ ने। आप गुलाब की फसल में किए जाने वाले जरूरी प्रबंधनों पर जानकारी चाहते हैं, तो त्रिदेव जी आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। जी किसान भाइयों, तो जैसे पौधे लगाने के 3 मंथ बाद उसमें फ्लावरिंग आने लगता है, तो सिंचाई हम करेंगे तो ये ध्यान देखेंगे उसमें ज़्यादा नमी, जल जमाव नहीं होना चाहिए। और जैसे ठंड के मौसम में कम से कम 10 से 15 दिन के अंतराल पे सिंचाई करेंगे और गर्मी के दिनों में कम से कम 3 से 5 दिनों के अंतराल पे उसमें सिंचाई करेंगे। अगला एक जैसे उसमें कुछ सूक्ष्म, उसके अच्छे गुणवत्ता युक्त फूल के लिए उसमें हम सूक्ष्म पोषक तत्व का स्प्रे करेंगे, जैसे कि बोरेक्स हो गया 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से। जब फूल ना आपके खेत में नहीं हो उससे पहले हम उसमें बोरेक्स का स्प्रे करेंगे। सूखी टहनियां काटकर अलग कर दें। गुलाब के पौधे के आधार से निकलने वाली नई शाखाओं को भी हटा देना चाहिए। ये शाखाएं पतली, लंबी व तेजी से बढ़ने वाली होती हैं और पौधों को मिलने वाली खुराक का काफी हिस्सा ले लेती हैं, जिससे पौधों की बढ़वार व फूल उत्पादन कम हो जाता है। डायबेक रोग कटाई छटाई व फूलों के तोड़ने के बाद लगता है। पौधा ऊपर से काला होकर नीचे की ओर सूखना शुरू हो जाता है। उपचार के लिए रोगग्रस्त भाग को सफाई से काटकर 0.2% बाविस्टिन का घोल कटे हुए भाग पर लगा लें। जैसे आपने यूरिया का जो बेसल डोज है जो खेत में जब आप पौधे लगा रहे होंगे उसी समय आपने डाल रखा होगा, और 1/3 भाग उसमें आपने डाल रखा होगा, और बाकी जो उसका बाकी बचा हुआ उसका पार्ट है वो हम कम से कम 1 मंथ बाद टॉप ड्रेसिंग के रूप में मिट्टी चढ़ाते समय उसमें हम डालेंगे। फिर जैसे कुछ पोषक तत्व हो गए, जैसे यूरिया का 2 पार्ट, डीएपी का 1 पार्ट, पोटासियम नाइट्रेट का 1 पार्ट और पोटासियम फॉस्फेट का 1 पार्ट, ये सब का मिश्रण हम बनाकर 30 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी में का घोल बनाकर इसको हम आपका जो पौधे है उस पर हम स्प्रे करेंगे। उसमें हम ध्यान ये रखेंगे जो उस समय फूल ना हो, उसके पहले हम इसको स्प्रे करेंगे। गुलाब की फसल में सबसे ज्यादा नुकसान इल्ली से होता है। इल्ली प्रारंभ में कोमल पत्ते को खाकर नुकसान करती है। इसके अलावा इल्ली फूल की कली में दाखिल होकर अंदर की पंखुड़ियों को भी खाकर नुकसान कर देती है, जिससे कलियां खिलती नहीं हैं। इसकी रोकथाम के लिए आगे की पीढ़ी को रोकने हेतु प्रति एकड़ 3 से 4 फेरोमोन ट्रैप लगाएं। रासायनिक नियंत्रण के लिए इंडोक्साकार्ब 14.5 SC 5 मिलीलीटर और स्टिकर 6 मिलीलीटर
प्रति 10 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। तो कटाई करते समय हम ये ध्यान रखेंगे जो आपका जो भी कली है वो टाइट बड स्टेज में होना चाहिए। और ऐसे फूलों की डिमांड मार्केट में ज़्यादा रहती है जिसके जो टाइट बड स्टेज का जो फ्लावर है उस स्टेज में उसका ज़्यादा डिमांड होता है। तो इससे किसान भाइयों आप प्रति वर्ग मीटर में कम से कम 150 से 300 फूल आप पूरे साल भर में प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatarajasthan@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041912555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।